हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। हमने एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस पता किया कि क्या क्या अंतर हो सकते हैं। जितनी भी प्रॉपर्टीज एसिड की हैं वो किससे, बेस से लगभग क्या है, अलग है। तो वही क्या है, दोनों में अंतर है। हमने सॉल्ट के बारे में पढ़ा और साथ ही क्या पढ़ा कि सॉल्ट जो है वो एसिड और बेस की अभिक्रिया में जो उत्पाद बनेगा वो होगा। सॉल्ट के एग्जाम्पल्स हमने पढ़े। हमने इंडिकेटर यानी सूचक के बारे में पढ़ा, नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा और यूनिवर्सल इंडिकेटर दैट इज पीएच। पीएच के बारे में पढ़ा और हमने पीएच को क्या कहा, ये पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। साथ ही हमने पीएच स्केल देखा, जिसमें हमने कहा 0 से 14 तक की एक स्केल होती है जिसमें मिडिल में 7 आता है और 7 जिस भी सब्सटेंस का सोल्यूशन का पीएच वैल्यू होगा वो किस तरह का होगा, न्यूट्रल होगा, यानी उदासीन उसकी प्रकृति होगी। साथ ही हमने क्या कहा कि 7 और 0 के बीच में लेस देन 7 किसी भी सब्सटेंस का अगर पीएच होता है तो वो कैसा होगा, एसिडिक यानी अम्लीय प्रकृति का होगा। 7 और 14 के बीच में किसी भी सब्सटेंस का अगर पीएच वैल्यू आता है तो वो कैसा होगा, क्षारीय होगा प्रकृति में, यानी बेसिक होगा नेचर में। साथ ही हमने क्या पढ़ा था कि पीएच स्केल पे जितनी वैल्यू कम आएगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और पीएच स्केल पे जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी सब्सटेंस की वो उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा। हमने कुछ सोल्यूशन को और उनके पीएच वैल्यू को कंपेयर किया और क्या देखा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है या कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है। ओके, इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी। साथ ही हमने क्या पढ़ा था, पीएच का डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस होता है। आगे पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, जिसमें हमने प्लांट्स और एनिमल्स की बात की थी, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि कुछ प्लांट नहीं, हमने कहा कि सॉइल का पीएच जानना बहुत जरूरी है। अगर किसी प्लांट को हेल्दी ग्रो कराना है या हमें किसी क्रॉप को यील्ड करवाना है, बहुत अच्छे से ग्रो कराना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, सॉइल का पीएच पता होना जरूरी है। साथ ही अगर कोई फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, उर्वरता को बढ़ाने के लिए, तो वहां पर भी हमें सॉइल का पीएच पता होना चाहिए। हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, उनमें स्टिंग्स प्रेजेंट होती हैं, यानी वो कांटेदार पत्तियां उनकी होती हैं और वो अगर हमारे स्किन के कांटेक्ट में आ जाती हैं, यानी अगर वो घास या पत्ती हमारे टच हो जाता है तो एक बर्निंग पेन या सेंसेशन क्या होता है, हमें फील होता है, ठीक है। बर्निंग पेन फील होता है, ये किसके कारण होता है, एसिड के कारण होता है, अम्ल के कारण होता है। और हमने क्या कहा, ये कौन सा एसिड है, मीथेनोइक एसिड, जिसे हम एंट और बी के केस में, चींटी और मधुमक्खी के केस में क्या कह रहे थे, फॉर्मिक एसिड, यानी फॉर्मिक एसिड का ही दूसरा नाम क्या है, मीथेनोइक एसिड है। अब इसे क्योर करने के लिए या ठीक करने के लिए क्या बताया गया कि इसी नेटल लीव्स वाला जो प्लांट्स होते हैं उनके आसपास ही एक डॉग प्लांट पाया जाता है और इसकी लीव्स को, पत्तियों को क्या किया जाता है, उस अफेक्टेड एरिया में, यानी जहां पर हमें पेन फील हो रहा है, सेंसेशन फील हो रही है, वहां पर क्या किया जाता है, रब किया जाता है और इससे थोड़ा आपको क्या रिलीफ मिलेगा, ठीक है। इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी। साथ ही पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके, इसके बारे में पढ़ा हमने कि जो हमारे दांत होते हैं वो किस तरह से खराब हो जाते हैं या फिर हम लोग कैसे उनको प्रोटेक्ट करते हैं। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। टूथ इनेमल क्या होता है, दांतों की जो आउटर कवरिंग होती है उसे इनेमल कहा जाता है और वो हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे कठोर सब्सटेंस होता है बॉडी का और ये किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। इफ द पीएच इनसाइड द माउथ डिक्रीजेस बिलो 5.5
5.5 का मतलब क्या है, 7 से कम, और 7 से कम होगा तो क्या है, एसिडिक है। और वो कह रहा है अगर 5.5 से भी अगर नीचे चला जाता है आपका पीएच तो क्या हो जाता है, इनेमल बिगिंस डिके, यानी जो टूथ इनेमल है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, खराब होने लग जाएगी। तो क्या होता है, the bacteria present in the mouth degrades the sugar and the leftover food particles and produce acids and remain in the mouth after eating। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या होता है, दांतों में जैसे शुगर का पार्टिकल है, मीठा कोई कुछ खाया है हमने, या फिर जो बचा हुआ खाना है वो रह जाता है, फिर क्या कहा जाता है कि हमें ब्रश करना चाहिए। ब्रश करने का मतलब है कि वो लेफ्ट ओवर फूड, जो बचा हुआ खाना है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा दांतों के बीच से। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो फूड पार्टिकल वहीं रह जाते हैं, और जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो क्या कर देता है, उसको खराब कर देता है, जिससे कि वो एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो फूड, लेफ्ट ओवर फूड जो है वो माउथ में एसिड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जिससे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, इनेमल्स जो हैं वो खराब होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, टूथ डिके, यानी दांतों के खराब होने के बारे में पढ़ा कि कैसे पीएच अफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक टर्म आती है एसिड बेस और सॉल्ट में, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लॉसेस वेट वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या किया जाता है, जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट किया जाता है, और जब ये अपना एक वाटर मॉलिक्यूल खो देता है तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ओके, द सब्सटेंस which doctors use as plaster for supporting fractured bones in the right position। फ्रैक्चर्ड बोन मतलब अगर हड्डी वगैरह टूट जाती है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, प्लास्टर यानी सपोर्ट देते हैं उस बोन को। तो उस बोन को सपोर्ट देने में जो प्लास्टर यूज किया जाता है उसमें जो केमिकल यूज होता है वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर, ये क्या होता है, एक वाइट पाउडर होता है, एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर, पानी के साथ मिक्स करने पर क्या होगा, इट चेंजेस टू जिप्सम। हमने क्या कहा था कि जिप्सम से अगर वाटर मॉलिक्यूल को माइनस कर देंगे, यानी वाटर मॉलिक्यूल को हटा देंगे, किससे, जिप्सम से, तो हमें क्या मिल जाएगा, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। दैट मीन्स कि अगर इसमें हम वाटर मिलाएंगे, पीओपी में वाटर मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर, पीओपी के साथ वाटर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। क्या हो जाएगा, पानी ऐड करने से दोबारा उसमें हार्डनेस आ जाएगी और वो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, रिएक्शन दी गई है, PaSO4 0.5 H2O, जिसे हमने क्या कहा यहाँ पर, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी क्या है ये, POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसमें क्या करेंगे, 1.5 H2O ऐड करेंगे। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर H2O है, CaSO4 0.2 H2। ठीक है, यही क्या है, आपका जिप्सम है। तो कितनी चीजें समझ में आ गई कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, एक हार्ड सब्सटेंस है जिसमें क्या है, कैल्शियम है प्रेजेंट, सल्फेट है प्रेजेंट, और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट है, जिसे हेमीहाइड्रेट कहा गया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CaSO4 0.5 H2।
और अगर इसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे या प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन वाटर के साथ करवाई जाएगी तो क्या मिल जाएगा, जिप्सम मिल जाएगा। और जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2, 2 वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है दोनों में वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। पीओपी में कितना है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दिया गया है और जिप्सम में कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल है वाटर। यूजेस क्या क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस के, मेकिंग टॉयज, मटेरियल ऑफ डेकोरेशन एंड सरफेस स्मूथ। सरफेस स्मूथनिंग में काम आती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। टॉयज बनाए जाते हैं इसके, अलग अलग तरह के खिलौने बनाए जाते हैं और डेकोरेटिव आइटम यानी सजावट के सामान भी इससे बनाए जाते हैं। तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। आगे हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, पीएच इन प्लांट्स। इसको भी नोट कर लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी नोट कर लीजिए। इस टॉपिक के साथ आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर and the other 2 contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? क्या कहा गया है आपको, आपको 3 टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड की गई हैं। ये आपकी 3 टेस्ट ट्यूब्स। क्या कहा है, एक में है डिस्टिल वाटर, हम इसको मान लेते हैं ए कोई सोल्यूशन है, ये बी है और ये सी है। सी को हम मान लेते हैं कि ये डिस्टिल वाटर है, ठीक है। आपको पता नहीं है, आपको सिर्फ टेस्ट ट्यूब्स दी गई हैं, आपको पता नहीं है कि किसमें क्या है, ओके। और साथ ही क्या कह रहे हैं कि आपको रेड लिटमस पेपर दिया गया है खाली। क्या कहा गया, रेड लिटमस पेपर है आपके पास, ये रेड लिटमस पेपर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक एक बार लिटमस पेपर को तीनों में डिप करेंगे। तीन सोल्यूशन है आपके पास, ये ABC 3 सोल्यूशन है। आपको पता नहीं है, सिर्फ बताया गया है कि एक डिस्टिल वाटर है, ये डिस्टिल वाटर भी आपको पता नहीं होगा कि ये डिस्टिल वाटर है, ठीक है। सिर्फ आपको बताया गया है कि एक इनमें से कोई एसिड है, दूसरा कोई बेस है और तीसरा डिस्टिल वाटर है। तीनों को मिक्स करके दे दिया आपको। और साथ ही क्या दिया गया है, रेड लिटमस पेपर दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, एक एक बार तीनों सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे, ठीक है। तो रेड लिटमस पेपर को आप यहाँ पर डिप करें। तीनों सोल्यूशन के कांटेक्ट में आप रेड लिटमस पेपर लाएंगे और क्या देखते हैं कि 2 सोल्यूशन जो हैं वो रेड ही रहे, सॉरी 2 लिटमस पेपर क्या है, सोल्यूशन के कांटेक्ट में आने पर रेड ही रहे। रेड लिटमस पेपर ने अपना कलर चेंज नहीं किया, ओके। और फिर क्या करेंगे, एक सोल्यूशन में आप देखेंगे कि एक रेड से किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। क्या कहा हमने, रेड लिटमस पेपर को तीनों सॉल्यूशन में डिप किया अलग अलग, और क्या देखा, ए और सी जो 2 टेस्ट ट्यूब थी उनमें रेड लिटमस पेपर ने अपना कलर चेंज शो नहीं किया, जबकि बी में क्या हुआ, जो लाल रंग था लिटमस का वो नीले में परिवर्तित हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब कितनी चीजें समझ में आई। जहां पर लाल लिटमस नीले में कन्वर्ट हो रहा था, ये हमने किस केस में पढ़ा था, बेस के केस में पढ़ा था कि बेसिक सोल्यूशन क्या करते हैं, रेड लिटमस को
ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमें क्या समझ आ गया कि जो बी वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या होगा, कोई बेसिक सोल्यूशन, कोई क्षारीय विलयन या कोई क्षार उपस्थित होगा। ठीक है, लेकिन अब हम ए और सी में डिफरेंस पता नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा क्या है, डिस्टिल वाटर है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका ब्लू लिटमस पेपर होता है वो एसिड के कांटेक्ट पर आने पर क्या हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने जो ये हमको यहाँ पर ब्लू लिटमस मिला, जब लाल लिटमस क्षार के माध्यम में आया तो वो नीले में परिवर्तित हो गया। तो अब हमें नीले कलर का मिल गया है। तो नीला रंग जो है अब हम उसको क्या करेंगे, ए में और सी में डिप करेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, सी के कांटेक्ट पर आने पर वो जो यहाँ से बी से हमें नीला लिटमस मिला था वो नीला ही रहा। ठीक है, लेकिन जब वो नीला लिटमस पेपर ए के कांटेक्ट में आया, ठीक है, क्या कहा हमने, जब नीला लिटमस पेपर ए के कांटेक्ट में आया तो वो लाल में परिवर्तित हो गया। ठीक है, यही वाला लिटमस पेपर है ये जो बी में बना था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ए के केस में क्या हुआ, जो बी से हमें नीला लिटमस पेपर प्राप्त हुआ था वो नीला लिटमस ए के संपर्क में आने पर लाल में परिवर्तित हो गया। लेकिन वही लिटमस पेपर, वही नीला लिटमस पेपर बी से जब हमने सी में डाला तो वो नीला ही रहा। ठीक है, तो यानी जो सी सोल्यूशन है उसने ना तो लाल में रंग परिवर्तित किया ना नीले में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उदासीन कोई विलयन हो जाएगा, जिसे जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, डिस्टिल्ड वाटर होगा। ठीक है, और बी को हमने पहले ही क्या बता दिया कि ये बेस है, क्योंकि इसने पहले ही लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर दिया। और ए आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने लाल के साथ तो कोई रंग परिवर्तन नहीं किया, लेकिन जब बी में लाल नीले में परिवर्तित हो गया था तो ये नीला कलर हमने फिर किस में डाला था, नीला लिटमस पेपर किस में डाला था, ए में डाला था, और ये किस में परिवर्तित हो गया था, नीला लाल में। तो हम जानते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने पर जितने आपके नीले कलर के लिटमस पेपर होंगे वो लाल में परिवर्तित हो जाएंगे। तो हम समझ गए, ए टेस्ट ट्यूब हमारा एसिडिक है, बी हमारा बेस है, और सी क्या हो गया, डिस्टिल्ड वाटर हो गया। ठीक है, बेस के कांटेक्ट में आने पर लाल लिटमस पेपर नीले में परिवर्तित हुआ, एसिड के कांटेक्ट में आने पर आपका ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हुआ, और न्यूट्रल के कांटेक्ट में आने पर किसी भी लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं दिखा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसको करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। ठीक है, दही और खट्टी चीजों को ब्रास यानी पीतल जो होता है और कॉपर यानी तांबा, इनके बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता। क्यों, क्योंकि जो मेटल है आपकी वो क्या कर लेती है, जो कर्ड और सोर सब्सटेंस हम कह रहे हैं यानी वो क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, एसिड और मेटल की रिएक्शन होगी। ठीक है, और ये कुछ अलग तरह के क्या बना देते हैं, सब्सटेंस बना देते हैं जो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स because these and other sour food stuffs contain acid which can react with the metal of the vessel to form poisonous metal compounds which can cause food poisoning and affect our health adversely। यही हमने कहा कि जो कॉपर है या ब्रास है वो क्या है, मेटल है, और सोर सब्सटेंसेस यानी एसिड, एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, पॉइजनस मेटल कंपाउंड्स बना देंगे, जो क्या होगा, फूड पॉइजनिंग कर सकता है या हेल्थ पर हमारे निगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल, illustrate which with an example, how will you test for the presence of this gas। तो इसमें आपको प्रेजेंस, ये होमवर्क में करना है आपको, ये लास्ट जो पॉइंट है आपको बताना है कि प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करोगे कि हाइड्रोजन गैस वहां से, सॉरी, जो भी गैस है वहां पे निकल रही है या
नहीं निकल रही है, या कौन सी गैस निकल रही है वो कैसे पता करेंगे आप? विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। ये कब पढ़ा था हमने? जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ रहे थे, तो हमने क्या कहा था कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनाते हैं? एसिड। एसिड आपका सपोज H2SO4 रिएक्ट विद अ मेटल जिंक, तो क्या बना रहे थे? ZnSO4 जिंक का सल्फेट यानी सॉल्ट प्लस H2। हम क्या कह रहे थे कि मेटल क्या करती है? हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर देती है, और किसकी फॉर्म में करती है? हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। तो कौन सी गैस निकल रही है आपकी? विच गैस इज लिबरेटेड? तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। इलुस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, तो ये जिंक वाला आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। और प्रेजेंस को मैंने क्या कहा आपको? ये होमवर्क में लिखना बनाना है कि कैसे टेस्ट किया आपने, ओके। ये देखिए आंसर, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल, यही बताया। इलुस्ट्रेशन, सेट अप द ऑपरेटर्स एज शोन इन द, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। जिंक ग्रेन्यूल्स लिए टेस्ट ट्यूब में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जांपल इन्होंने लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टार्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। क्या होता है यहाँ पर? इन्होंने H2SO4 की जगह क्या ले लिया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, और जब हाइड्रोक्लोरिक के साथ जिंक रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? जिंक का क्लोराइड बनाएगा, और यहाँ पर भी H2 गैस निकलेगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, why do HCl, HNO3, etc. show acidic characters in aqueous solution while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? तो क्या होता है जब ये लोग aqueous solution के कांटेक्ट में आते हैं? कौन कौन से? HCl हो गया, HNO3 हो गया, तो ये H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। और हम क्या कहते हैं? कोई भी अगर एक्वा सोल्यूशन में आ रहा है या पानी में डिसोशिएट हो रहा है, उसका विघटन हो रहा है, और वो वहां पर हाइड्रोजन प्लस या H+ आयन दे रहे हैं, तो ऐसे सब्सटेंस नेचर में कैसे होंगे? एसिडिक होंगे, ठीक है। जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज के साथ ऐसा नहीं होता है, ये क्या नहीं करते? H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं, ओके। H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक कैरेक्टर, यही बात कर रहे हैं हम। और HCl, H+ Cl- देता है, ठीक है। HNO3 एक्सेट्रा गिव H+ आयन इन वाटर वाइल अल्कोहल ग्लूकोज डू नॉट गिव, ओके। Therefore, alcohol and glucose do not show acidic character, ठीक है। यानी एसिडिक कैरेक्टर, जब आप डिफरेंस भी लिखते हैं तो यही बताते हैं कि एसिड क्या देते हैं? वाटर के साथ रिएक्ट करने पर H+ आयंस देते हैं, जबकि जो बेस होते हैं, क्षार होते हैं, वो OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्यों करते हैं? क्योंकि ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और आयंस प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ठीक है। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और ये चार्ज पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? आयंस कहलाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड? जब भी क्या किया जाता है? किसी एसिड को डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट यानी जो उसका सोल्यूट है उसके कंसंट्रेशन को कम किया जाएगा, ठीक है। तो जनरली क्या करते हैं? वाटर यानी कोई सॉल्वेंट उसमें ऐड करेंगे। सोल्यूट की मात्रा को कम करना है तो सॉल्वेंट ही तो ऐड किया जाएगा। एग्जाम्पल ले लो, सोल्यूट आपका शुगर है, चीनी है, ठीक है, विलेय जो कम मात्रा में है सोल्यूशन में, और वाटर पानी आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। ये हमने कहा सोल्यूट है, और ये क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। चीनी और पानी का आपने घोल बनाया है, बहुत ज़्यादा मीठा उसमें है। अब आपने क्या करना है? डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने का मतलब क्या है? मिठास को कम करना है, शुगर की मात्रा को कम करोगे। तो शुगर तो उसमें घुल चुकी है, उसकी मात्रा को कैसे कम करोगे? तो आप क्या करेंगे? वाटर ऐड करेंगे उसमें, यानी सॉल्वेंट की मात्रा को बढ़ाएंगे।
सॉल्वेंट की मात्रा को बढ़ाएंगे तो सोल्यूट की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इस केस में सोल्यूट क्या है, एसिड है, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। या हम कह सकते हैं कि अगर एसिड को डाइल्यूट करना है तो उसमें क्या करेंगे, सॉल्वेंट यानी पानी की मात्रा को बढ़ाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि एसिड में पानी क्यों नहीं डाला जाता, बल्कि पानी में एसिड क्यों डाला जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, और अगर पानी आप एसिड के ऊपर डालेंगे तो हीट प्रोड्यूस होने के कारण क्या होगा, बाहर को एसिड निकल सकता है और वो किसी के फेस पे, स्किन पे गिर सकता है। ठीक है, आंसर क्या है, व्हाई डाइल्यूटिंग एन एसिड इट इज रिकमेंडेड that acid should be added to water and not water to the acid, because if water is added to concentrated acid to dilute it, then a large amount of heat is evolved at once. This heat changes some of the water to steam explosively, which can splash the acid on one's face or clothes and cause acid burn. ठीक है, होपफुली आपको इतने क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके आगे हम और एक्सरसाइज करेंगे और आपके कोई डाउट्स हैं तो उनको भी लेंगे। ठीक है, आज हमने पीएच के बारे में पढ़ा, पीएच की इम्पोर्टेंस पढ़ी, और साथ ही हमने कुछ क्वेश्चंस करे एसिड बेस सॉल्ट से रिलेटेड। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।